हाँ जी, जो आज हम करने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें दूसरा पैसा कहाँ डालना होता है। पिछली क्लास में हमने किया था कि हमें इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा फिक्स कैपिटल से रेज करना है, दूसरा पैसा हमें वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा रेज करना है। जो वर्किंग कैपिटल में अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा होगा, इसे वर्किंग कैपिटल को नेट करंट एसेट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है जो इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, क्योंकि आपने कितना पैसा करंट एसेट में इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर आप डे टू डे ऑपरेशन के लिए दिस इन्वेस्टमेंट, ये हमें बच्चों ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमें हेल्प करती है डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के लिए। जैसे हमें गुड्स बनाने हैं, गुड्स बेचने हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो ये कैपिटल हमें हेल्प करती है डे टू डे एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन को स्मूथली रन करने के लिए ये कैपिटल होती है। तो उसके दो पार्ट है बच्चों वर्किंग कैपिटल के, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या होते हैं जो एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। करंट एसेट क्या होते हैं जो कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर। एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट क्या होते हैं बच्चों, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेटर, बीआर, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हो, तो इसलिए आपके लिए आसान होगा। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी आर दोज पेमेंट विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर, जिसको आपको पे करना है 1 साल के अंदर अंदर, जैसे क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो वर्किंग कैपिटल हमें जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होती है वो किस चीज में हेल्प करते हैं? बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हेल्प करते हैं, ताकि हमारे बिजनेस को डिस्टर्बेंस ना हो। जो हमारा पैसा स्टॉक में लगा हुआ है, जो हमने पैसा उधार दे रखा है डेटर्स को, कैश, इस तरह के करंट एसेट्स होते हैं। हाँ जी, जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन जो है जो हमारी लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक्चुअली होता क्या है? वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया ना, वर्किंग कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं करंट एसेट में, कैश, डेटर, बीआर में। करंट एसेट आर मोर लिक्विड, करंट एसेट हमारे मोर लिक्विड होते हैं लेकिन लेस प्रॉफिटेबल होते हैं एज कंपेयर टू फिक्स एसेट। मशीनरीज में इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें प्रॉफिट देगी, गुड्स बनाएगी, हमें प्रॉफिट देगी, लेकिन करंट एसेट हमें या तो बिल्कुल वो लिक्विड होते हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं होते, वो हमें कोई प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देते हैं। ठीक है, जब फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करोगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी में इन्वेस्ट करोगे, वो हमें प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। तो करंट एसेट लिक्विड क्यों है? करंट एसेट इसलिए लिक्विड है क्योंकि इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट रिडक्शन इन मच वैल्यू, यानी कि जैसे डेटर है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है एक्जैक्टली सेम अमाउंट, बीआर है जो एक्जैक्टली सेम अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टॉक है एक्जैक्टली सेम अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करंट एसेट लिक्विड होते हैं लेकिन लेस प्रॉफिटेबल होते हैं। बेसिकली करंट एसेट में हम क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हैं? ताकि टू मीट आवर पेमेंट ऑब्लिगेशन। जैसे भैया हमें अपना रेंट देना है, हमें अपनी क्या कहते हैं सैलरीज देनी है, हमें क्या कहते हैं वेजेस देने हैं वर्कर को, हमें इंटरेस्ट देना है, हमें प्रिंसिपल की रीपेमेंट करनी है। इस वजह से हमें पेमेंट ऑब्लिगेशन को मेट करने के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है करंट एसेट में। तो इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में लिक्विडिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन प्रॉफिटिबिलिटी हमारी कम हो जाती है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा जो मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को, कि उसको बैलेंस बनाना है लिक्विडिटी में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। तो जितना आपको स्ट्रक हो जाता है उसको दिमाग में रहता है यार मैं लिक्विडिटी देखूं या प्रॉफिटेबिलिटी देखूं, तो देयर मस्ट बी बैलेंस। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी देनी है तो ज्यादा पैसा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका लिक्विडिटी देखनी है तो करंट एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द मोर लिक्विडिटी एंड लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे करंट एसेट में लिक्विडिटी तो आएगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, जो हमारे वर्किंग कैपिटल होती है वैसे करंट एसेट क्या होते हैं, जो हम करंट एसेट हम कहाँ से फाइनेंस कराते हैं, हमें ये देखना है। करंट एसेट हम फाइनेंस कराते हैं पार्टली फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज और पार्टली फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो जो करंट एसेट हम फाइनेंस कराते हैं पार्टली शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस कराते हैं और पार्टली लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस कराते हैं। जो हम पैसा शॉर्ट टर्म सोर्स से रेज करते हैं वो क्या होते हैं, उस सोर्स को क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। जो हम शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसा उठाते हैं उसे वो क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ बेसिकली। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो पैसा उठाते हैं उसे बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। जो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा रेज करते हैं उसे बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, यानी नेट वर्किंग कैपिटल का पैसा हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा रेज करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी को टोटल कैपिटल प्रोवाइड है, टोटल कैपिटल प्रोवाइड कंपनी की है 75 करोड़। 75 करोड़ उसे चाहिए, उसने डेब्ट से फाइनेंस किया है मान लीजिए 25 करोड़ और इक्विटी से फाइनेंस किया बैलेंस 50 करोड़।
टोटल 75 करोड़ की कैपिटल चाहिए, 75 करोड़ की कैपिटल चाहिए कंपनी को, 25 करोड़ की डेब्ट चाहिए और इक्विटी चाहिए 50 करोड़ से उसने फाइनेंस कराया। अब इसने ना मान लीजिए इस 75 करोड़ में से फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की है 60 करोड़, यानी कि हमने 60 करोड़ पर फिक्स एसेट में लगा दिया। तो बाकी का जो 15 करोड़ जो लगाया होगा उसे हम बोलते हैं बच्चों नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल हमने जो 15 करोड़ की फाइनेंस कराई है वो हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कराई है। कैसे मैं बताता हूं। मान लीजिए हमारा पैसा लगा हुआ है करंट एसेट में 40 करोड़ रुपए और करंट लायबिलिटी से हमने जो 40 करोड़ रुपए करंट एसेट है वो कहां से लिए, पहले करंट लायबिलिटी से उठाए हैं, फाइनेंस कराए हैं 15 करोड़, सॉरी करंट लायबिलिटी से जो हमने फाइनेंस कराया है वो 25 करोड़ है। तो ये जो है ना इसे बोलते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल जो 15 करोड़ की है वो आपने कहां से फाइनेंस कराई है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, वो आपने फाइनेंस कराई है लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। समझ आ गया, क्योंकि हमारा 75 करोड़ था उसमें से 60 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया फिक्स एसेट में और बाकी 15 करोड़ नेट वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मैंने दिखाया, हैंस प्रूव करा दिया मैंने आपको कि जो करंट एसेट है उनको हम या तो जो पैसा शॉर्ट टर्म से रेस कराते हैं उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी, और बाकी जो नेट बच जाता है वो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कराते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम फाइनेंस कराते हैं करंट एसेट का पैसा उसे हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम आज करने जा रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल में अगर हम बात करें तो फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल क्या है बच्चों, सबसे पहले स्केल ऑफ बिजनेस। आप किस स्केल पे काम कर रहे हो। अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, आपको डेटर्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पेमेंट्स मेट करनी पड़ेगी। तो आपको लार्ज स्केल बिजनेस वालों को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ती है। लेकिन आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उतना स्मॉल स्केल पे स्टॉक भी कम रखना पड़ेगा, डेटर्स को भी कम उधार देना पड़ेगा और कैश भी डे टू डे एक्सपेंसिव आपके कम होंगे तो कम वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। अगली बात करें वो जो सीजनल फैक्टर की, अगर हम सीजनल फैक्टर की बात करें तो हर बिजनेस में एक सीजन होता है। जैसे भी हमारा जनरली मोस्टली जो बच्चे कब आते हैं, साल के शुरू में आ जाते हैं, मार्च अप्रैल मई में आ जाते हैं, उसके बाद तो बच्चे आते नहीं है। तो हर बिजनेस का सीजन होता है। जैसे अगर दिवाली है तो क्रैकर्स का सीजन है, क्या कहते हैं हम, डेकोरेटिव आइटम्स का सीजन चल रहा है। तो इसी तरह विंटर आने वाली है तो वुलन क्लोथ का सीजन आ जाएगा। तो हर बिजनेस का एक सीजन होता है। तो जब सीजन होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं वुलन क्लोथ का सीजन आएगा तो उनको दुकानदारों को वुलन क्लोथ की इन्वेंट्री याद रखनी पड़ेगी, उसको लोगों को ज़्यादा उधार देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। लेकिन जब सीजन नहीं होता, ऑफ सीजन होता है, तो इन्वेंट्री ऑब्वियसली पुराना जो माल बचा होता है उसी की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। पुराने कोई डेटर हो तो वही होते हैं, पुरानी कोई पेमेंट हो वही कैश के लिए चाहिए। तो यानी सीजन के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ऑफ सीजन में लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो याद रखिएगा जो सीजन में हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, सीजन के दौरान जैसे वुलन क्लोथ का सीजन आ रहा है तो उसके हाई वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, स्टॉक वगैरह याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका ऑफ सीजन चल रहा है तो आपको लो वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, पुराना कोई बचा हुआ है तो वो आप रख सकते हो। मुझे प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है, हर बिजनेस में एक प्रोडक्शन साइकिल होती है। जैसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं क्रेडिटर से, फिर वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स हम बेचते हैं अपने कस्टमर्स को, दैट इज डेटर्स को, डेटर हमें कैश देते हैं, वो कैश हम क्रेडिटर को देते हैं। तो अगर किसी भी आप जिस काम में हो, अगर उसकी प्रोडक्शन साइकिल का पीरियड बहुत लॉन्ग है, अगर लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल है तो आपको हाई इनमें इस साइकिल में आपको या इन करंट एसेट्स के अंदर आपको हाई वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल का पीरियड स्मॉल है, अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत स्मॉल है तो आपको लो वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। अगला फैक्टर है बच्चों नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में आप याद कर सकते हो क्या, नेचर ऑफ बिजनेस में आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि भैया आपका किस तरह का बिजनेस है, रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। अगर हम बात करें रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग की तो रिटेल वाले तो खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं, तो उनको बेचने का टाइम कम होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को पहले उसे मिडल मैन को देना है, फिर मिडल मैन आगे बेचेगा। तो रिटेल में एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें गुड्स को रॉ मटेरियल बनाना है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री रखनी है, फिर फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री रखनी है, फिर बेचना है, तो उसमें हाई वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है बच्चों। और सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग हो गया,
बैंकिंग हो गया आपका, ये आईटी सेक्टर हो गया, इनको तो कोई इन्वेंट्री रखनी नहीं होती, स्टॉक रखना ही नहीं होता, डेटर होते ही नहीं है, क्योंकि ऑन द कैश डिलीवर करते हैं, तो इनको तो पैसा बहुत ही कम वर्किंग कैपिटल, बहुत लो वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है बच्चों। फिर जो अगला फैक्टर है बिजनेस साइकिल, कि आपके इस समय बिजनेस साइकिल का कौन सा रन चल रहा है, बूम में हो या रिसेशन में हो। जैसे अब कोरोना वायरस के टाइम पे तो रिसेशन था, एक तरह से रिसेशन चल रहा था, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी। लेकिन जब आपका सीजन आता है, बूम पीरियड आता है, ग्रोथ हो रही होती है, इकोनॉमी बढ़ रही होती है, तो ऑब्वियसली हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। तो ड्यूरिंग बूम फेज आपको हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए, ड्यूरिंग रिसेशन फेज आपको लो वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है बच्चों, ये नोट कीजिए, मैं 1 सेकेंड में आया। हाँ जी, जो 6 पॉइंट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल में, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपको लगता है कि भैया आपके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस हैं, आपका कहते हैं आपकी ग्रोथ, आपकी जो डिमांड है आपके प्रोडक्ट की वो बढ़ रही है, बहुत अच्छी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो उस कंपनी को हाई वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, डेटर मेंटेन करना पड़ेगा, कहते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑब्वियसली डिमांड इतनी मॉडरेट है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो लो वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। इसी तरह अगर मान लो जहाँ जिस बिजनेस में आप हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन होती है, जो देखो जो आप गुड्स बनाते हो, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, लेबर को पैसे देने पड़ते हैं, ओवरहेड्स को पैसे देने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली हर की इन्फ्लेशन अलग अलग। जो हम एवरेज करते हैं ना, इन्फ्लेशन रेट 5%, तो एवरेज होती है तीनों की, हर का 5% का मतलब ये नहीं है कि तीनों में 5% हो रही है, इसमें हो सकता है 8 हो रही हो, इसके अंदर 6 हो रही हो, इसमें 4 हो रही हो, तो इन्फ्लेशन रेट एवरेज रेट होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको लगता है जो जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उसकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस, लेबर की प्राइस हर साल हर बारी बढ़ जाते हैं, हर थोड़े थोड़े टाइम पर बढ़ जाते हैं, तो आपको इन्फ्लेशन, अगर आपके जिस बिजनेस में आप हो उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। अगर आपका इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन रेट है, आपकी बहुत तेजी से आपकी रॉ मटेरियल के प्राइसेस, लेबर के प्राइसेस, ओवरहेड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। और आपको लो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको पता है ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होती, प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, मटेरियल के, लेबर के, ओवर के बहुत टाइम के बाद चेंज होते हैं, तो आपको लो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। क्रेडिट अलाउड, हर बिजनेस मैन का जनरली जितने बिजनेस होते हैं वो कुछ टाइम का क्रेडिट देते हैं बच्चों, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को कि आप हमसे प्रोडक्ट खरीदो तो आपको 1 महीने बाद पेमेंट करना या 2 महीने बाद पेमेंट करना। ऑब्वियसली अगर हम क्रेडिट अलाउ ज़्यादा करेंगे, ऑब्वियसली हायर क्रेडिट देंगे अपने कस्टमर को, तो सेल्स तो इंक्रीज होगी, साथ साथ आपने डेटर में भी पैसा फंसा लिया तो टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आपको पैसा मिलेगा, तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक हो गया डेटर्स के अंदर। तो जो लोग ज़्यादा क्रेडिट देते हैं तो उनकी सेल्स तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन साथ में उन्होंने ज़्यादा पैसा फंसा लिया है वर्किंग कैपिटल में, आपका कैश जल्दी से नहीं मिलेगा। मान लो किसी एक कंपनी है, उसने 1 महीने का अपने क्रेडिट पीरियड दिया, एक ने 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया, तो उसको उसका डेटर्स एक बंदे का 1 महीने बाद पैसा देगा, 1 महीने 2 महीने बाद पैसा देगा, तो 2 महीने तक के उसको डेटर मेंटेन हो गए, 2 महीने की वर्किंग कैपिटल मेंटेन हो गई। तो अगर आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप क्रेडिट पीरियड ज़्यादा दे रहे हो तो फिर सेल्स तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपका हायर वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप लो क्रेडिट पीरियड देते हो तो हो सकता है आपकी सेल्स पे कम लो थोड़ी सी सेल्स कम हो, लेकिन लो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस कि भैया हमें कितना क्रेडिट पीरियड देना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देते हैं तो आपकी सेल्स तो बढ़ेगी, लेकिन वर्किंग कैपिटल में जो पैसा है, जो किसी कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन लो क्रेडिट तो थोड़ी सी सेल्स घटेगी, लेकिन लो वर्किंग कैपिटल रहेगी, तो देयर मस्ट बी बैलेंस। इसी तरह मुझे जैसे हम क्रेडिट देते हैं, तो जिन सप्लायर से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जिन सप्लायर से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो भी हमें क्रेडिट देते हैं। अगर वो हमें ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दे देते हैं कि भाई आराम से 1 महीने 2 महीने बाद दे देना, तो ऑब्वियसली हमने उनके पैसे से अपनी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस किया। तो अगर क्रेडिट पीरियड कि हमने उनसे उधार लेकर रॉ मटेरियल में लगाया, तो अगर वो हमें ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देते हैं तो हमें ऑब्वियसली कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमने वो क्रेडिट पीरियड हमें कम देते हैं तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। फिर है जो कंपटीशन, लेवल कंपटीशन कि भैया हमारे कंपटीटर जो है हमारा मार्केट में, अगर वो ज़्यादा स्टॉक रखता है, स्टॉक की वैरायटी हर टाइम उसके पास होती है, तो हमें भी अपने पास स्टॉक याद रखना पड़ेगा
क्योंकि भैया अगर हमने मान लो अगर कस्टमर आया और उसको वो चीज़ नहीं मिली तो वो सीधा हमारे कंपटीटर के पास चला जाएगा, उसे पता है वहाँ पे स्टॉक अवेलेबल होता है, उसके बाद बहुत हाई स्टॉक रहता है, तो अगर वो हाई स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो हमें भी अपना हाई स्टॉक रखना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा कंपटीटर अगर क्रेडिट पीरियड ज़्यादा देता है तो हमें भी उतना देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो कस्टमर होगा वो तुम्हारा जो आपका जो कंपटीटर है, जो सामने वाला दुकान वाला है, वो तो मुझे इतने महीने का उधार देने को तैयार है। तो अगर लेवल ऑफ कंपटीशन बड़ा हाई है आपका, तो अगर लेवल कंपटीशन आपके बिजनेस में बहुत हाई है तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके बहुत कम कंपटीशन है ही नहीं तो लो वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों और थोड़े से फैक्टर्स हैं जो हम देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। वो है हमारे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, तो ये हमने 10 फैक्टर किए। उसके बाद है बच्चों हमारे देखें 11वां फैक्टर, तो 11वां फैक्टर है हमारा रॉ मटेरियल। अगर हमारा रॉ मटेरियल हमारे पास मान लो जहां से हमारा रॉ मटेरियल आता है वहाँ पे इजीली अवेलेबल है हमारे पास, फटाफट जैसी हम इजीली अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की कि जैसे हमने मंगवाया उसी के कुछ टाइम के बाद फटाफट आ गया, कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है रॉ मटेरियल की, आराम से मंगवाते हैं, तो आपको लो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, उतना स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी मतलब रॉ मटेरियल कई बार गवर्नमेंट हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्टेड रॉ मटेरियल होता है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, या किसी और स्टेट से आता है, किसी और स्टेट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, या हमारे पास और भी एक कोटा होता है कि इतने से रॉ मटेरियल खरीद नहीं सकते हो। तो अगर आपको ईजिली अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर कहीं बहुत दूर से आना है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम लग जाएगा, तो अगर कहते हैं इजीली अवेलेबल नहीं है अगर रॉ मटेरियल, तो अगर उसको आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखना पड़ेगा, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो इफ़ रॉ मटेरियल इज नॉट इजीली अवेलेबल ड्यू टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस, लाइक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन की, भैया आप इंपोर्ट कराना है आपको तो आपके इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, या फिर दूरी या डिस्टेंस की रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा। एंड लास्ट बच्चों ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक और फैक्टर, लास्ट फैक्टर हम करने जा रहे हैं बच्चों ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब आप कितने एफिशिएंट हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है आप अपने बिजनेस में कितने एफिशिएंट हो, यानी आप कितनी जल्दी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हो फिनिश गुड्स में, या कितने आपके जल्दी आप डेटर से कैश निकलवा लेते हो। तो अगर आप ज्यादा एफिशिएंट हो तो ऑब्वियसली आपको कम वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप लो एफिशिएंट हो एज कंपेयर टू अदर्स तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो मेनली मैंने आपको 12 फैक्टर्स बताए हैं। तो भैया 12 में से वैसे तो भैया 6 नंबर क्वेश्चन आपको जितने याद रह जाए आसानी से वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ फैक्टर्स याद करने के लिए मैंने एक टेक्निक बना दी है। जैसे क्या है जो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, यहाँ पे पी फॉर क्या हो जाएगा प्रोडक्शन साइकिल, एन फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, बी फॉर बिजनेस साइकिल। पीएनबी बैंक आपने सुना हुआ है, पीएनबी प्रोडक्शन साइकिल, यहाँ पे पीएनबी का मतलब हो गया प्रोडक्शन साइकिल, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइकिल। फिर जीआईसी, जी क्या जीआईसी क्यूब बना देते हैं, जीआईसी क्यूब, पीएनबी जीआईसी, पीएनबी जीआईसी, जीआईसी। जी क्या है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आई क्या है इन्फ्लेशन, सी क्या है बच्चों बहुत सारे सी है, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल, कंपटीशन। ठीक है, पीएनबी जीआईसी क्यूब, तो इतना तो आपको याद रह जाएगा। बाकी रॉ मटेरियल तो आपको याद रह सकता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रॉ मटेरियल, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और क्या किया था बच्चों हमने सीजनल फैक्टर 2 किए थे, आरओएस, तो रोज स्क्वायर। ठीक है, ई नहीं है यहाँ पे, रोज स्क्वायर, रोज स्क्वायर। तो पीएनबी जीआईसी का क्यूब, आरओएस। आर क्या था हमारा रॉ मटेरियल, हो गया था ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एस क्या था सीजनल फैक्टर, और दूसरा एस क्या था, दूसरा आपका एस था सीजनल फैक्टर के अलावा स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपका सारा अच्छी तरह हो गया होगा। थैंक यू। हाँ, जो कंसेप्ट ऑपरेटिंग साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल, ये मैंने आपको अभी फैक्टर से इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल में भी बताया था, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना है बच्चों। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है, ये टाइम पीरियड होता है बच्चों किसके बीच में, जब हम रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं से लेकर जो रॉ मटेरियल एक्वायर कर सकते हैं उसके बीच में जो हम पैसा रिसीव करते हैं किससे, गुड्स बेचकर, या तो कैश सेल्स के फॉर्म में या कैश क्रिप्टो हम डेटर के फॉर्म में। तो इट इज अ टाइम गैप, इट इज अ टाइम गैप बिटवीन जब हमने रॉ मटेरियल एक्वायर किया क्रेडिटर से लेकर जब हम गुड्स बेचेंगे और अपने कस्टमर से, या तो अगर कैश सेल्स बेचे तो कैश के फॉर्म में, या हम क्रेडिट सेल्स किया तो कैश क्रिप्टो डेटर के फॉर्म में। उस टाइम पे जो टाइम पीरियड होता है उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो इस ऑपरेटिंग साइकिल समझते हैं जैसे हमने रॉ मटेरियल जब हम खरीदते हैं
रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर। वो फिनिश गुड्स हम सेल करते हैं अपने कस्टमर को, डेटर को। फिर डेटर हमें पैसे देते हैं। जब हम पैसे देते हैं उसी पैसे से हम सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं और सप्लायर को पैसे देकर उस मनी से, जो हमारे पैसा आया, सप्लायर जो हमारे क्रेडिटर्स है जिसे हम गुड खरीदते हैं, उस कैश से हम क्या खरीदते हैं, फिर से रॉ मटेरियल। तो ये चलता रहता है बच्चों। जितनी ये ऑपरेटिंग साइकिल लंबी होगी उतना ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, और जितनी ये शॉर्ट चाहिए होगी क्योंकि उतना कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। रीज़न, क्योंकि देखो हर चीज पे ना, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, कैश जा रहा है, फिर जो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस में, वहां पे कैश जा रहा है, फिनिश गुड्स में कैश जा रहा है, फिर हमने उधार दिया तो भी हमारे पास कैश जा रहा है। उसके बाद एंड, जब ऑपरेटिंग साइकिल एंड हो रही होती है, जब हमारे कस्टमर में पैसे दे रहे होते हैं, उसके बाद उस टाइम पे हमारे कैश इनफ्लोज होता है। अदरवाइज तो हमारा कैश आउटफ्लोज ही हो रहा है, यानी हमारा पैसा ब्लॉक ही हो रहा है वर्किंग कैपिटल में। तो हर एट द एंड स्टेज हमारे पास कैश इनफ्लोज आना शुरू होता है, यानी हर स्टेज पे ऑपरेटिंग साइकिल की कैश आउटफ्लो हो रहा होता है। एट द एंड जब हमें डेटर पैसे होते हैं तब कैश इनफ्लो होता है। तो इसलिए अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल लंबी है तो आपका कैश आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल, और अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल छोटी है तो कैश इनफ्लो, आपका कैश आपको कम वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। यानी सीधी सी बात है, जो अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल लंबी तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, अगर ऑपरेटिंग साइकिल छोटी तो कम वर्किंग कैपिटल। थैंक यू बच्चों।